गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से आपका स्वागत है मेरी क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर एक और पार्ट, ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, हर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। और ग्राफ से हम क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं ये भी हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो ज़रा समझें। हो सकता है बीच में रुक जाए ही वीडियो, क्योंकि लाइट चली गई है। कितना बैकअप दे सकता है इन्वर्टर, देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझिए कि ग्राफ कितने टाइप का होगा। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ ग्राफ इन काइनेमेटिक्स। ऐसे तो अपन और भी ग्राफ बना सकते हैं, बट जो जनरली हमसे पूछे जाते हैं उसकी बात चल रही है ना। तो एक है हमारा एक्सटी ग्राफ, है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसे हम क्या कहेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ कहेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ जिसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, और यहीं आपको पता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ बन रहा है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्योंकि आप जानते हो रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, बट बिहेवियर अलग अलग होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या बनेगा, स्पीड टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ। तो मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कंडीशन के हिसाब से, है ना, स्पीड टाइम ग्राफ। फिर अब इसके बाद जो लास्ट ग्राफ है वो है एटी ग्राफ, एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखना, क्या देखें। अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है, तो v क्या आएगा, तो आप कहोगे सर v हम निकालेंगे डी एक्स वाई डी टी करके, है ना, y यूजिंग डिफरेंशिएशन, y यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन कर लिया है तो क्या आ जाएगा बताइए, v फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आएगा, अगर x फंक्शन ऑफ टाइम है तो v x का जब डिफरेंशिएशन करोगे t टाइम के रेस्पेक्ट में, तो v क्या आएगा, फंक्शन ऑफ टाइम। अब आपने क्या किया, ये निकालने की कोशिश की, तो ये कैसे आएगा, dv बाई डी टी करके, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। ये काम हमारे कब आएगा, ये हमारे जब काम आएगा जब हम क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे में ग्राफ को क्या कर रहे होंगे, कन्वर्ट कर रहे होंगे, यानी कन्वर्जन ऑफ ग्राफ के टाइम पर ये हमारे काम आएगा। अब मान लो किसी ने कहा कि नहीं, मुझे तो क्या करना है, इसके रिवर्स पे जाना है। रिवर्स मीन्स अगर आपको ऐसे जाना है तो आप क्या करोगे, v ए डी टी, यानी इंटीग्रेशन करोगे। आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको क्या मिल जाएगा इंटीग्रेशन करने से, इंटीग्रेशन करने से मिल जाएगा v फंक्शन ऑफ टाइम। यानी आपने इंटीग्रेट किया एक्सेलरेशन को टाइम के साथ,
तो आपको v फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। और जैसे ही v फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा तो आप अगेन इंटीग्रेशन करोगे, है ना। तो क्या कर दोगे इंटीग्रेशन, तो x मिल जाएगा v dt से। आ गया समझ, क्लियर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप इस तरीके से काम करोगे, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आप x से a की तरफ बढ़ रहे हो तो डिफरेंशिएशन होगा हमेशा, और अगर आप a से x की तरफ जा रहे हो तो हमेशा इंटीग्रेशन होगा। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको। अब अगर ये बात समझ में आ गया, इसका मैथ समझ में आ गया, तो एनालिसिस करना आपके लिए आसान होगा, ठीक है। जैसे अपन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो केस फर्स्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में हम क्या ले रहे हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी लेते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी की चर्चा जरा हम करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें दो केस बनेंगे इसके अंदर, या तो a जीरो होगा या a जीरो नहीं होगा, a जीरो नहीं होगा। और a जीरो होगा तो आपको पता है कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा सर, यूनिफॉर्म मोशन होगा। और अगर a नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो कौन सा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म, कल ही बताया था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो आपको पता है इक्वेशन कितनी रह जाएगी, v इक्वल टू यू, v इक्वल टू यू ओनली। आगे समझ के नहीं आया, क्लियर। तो ग्राफ क्या बनेगा इस समय, वीटी ग्राफ। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया वीटी ग्राफ बनाइए, क्या बनाइए, मैं आपसे कहूं कि वीटी ग्राफ बनाइए, वीटी ग्राफ, तो पूरा का पूरा वीटी ग्राफ किस पर डिपेंड करेगा, यू पर। किस पर डिपेंड करेगा, यू पर। आगे समझ। तो यू कुछ ना कुछ होगा, मान लो यू उसने दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये आ जाएगा, है ना, ये यू। और यू एक्चुअली में इस समय क्या है, यू, एक और कहानी कह देता हूं यहाँ पे, यू ग्रेटर देन जीरो है। और मान लो यू रेस्ट पर है तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा, तो यू इक्वल टू जीरो का ग्राफ है ये। और मान लो यू लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो मतलब समझ उल्टी साइड चल रहा है आपके साइन कन्वेंशन से, तो ये इधर आ जाएगा नीचे। आगे समझ के नहीं आया, ये इधर भी जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन टाइम हम पॉजिटिव ले रहे हैं इधर, इसलिए स्टडी इधर करेंगे। टाइम पूरा पॉजिटिव रहेगा तो इधर की साइड स्टडी चलेगी। तो वीटी ग्राफ ऐसा हो जाएगा। आगे समझ, क्लियर। अभी अपन नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे, इस केस में क्या होगा, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म में ये केस दो हैं यहाँ पर, यहाँ पर कितने केस होते हैं बेटा, 2 केस होते हैं सर नॉन यूनिफॉर्म में। तो नॉन यूनिफॉर्म में 2 केस होते हैं। एक केस क्या होता है सर, एक केस होता है ए ग्रेटर देन जीरो, और सर दूसरा केस होता है ए लेस देन जीरो। और ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो आप जानते हो क्या होने वाला है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और अगर लेस देन जीरो होगा तो v इक्वल टू यू माइनस ए टी, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो आपको पता है कैसा कैसा ग्राफ होगा ये बताइए आप। तो सर ये दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ग्राफ पढ़ा था हमने, ये कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो वीटी ग्राफ इन दिस केस कैसा बनेगा, है ना। थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, इसके नीचे अलग। यहाँ देखो कैसा बनेगा बेटा, अच्छे से समझना इसको।
है ना। आज वी टी, वी और टी कैसा बनेगा वी टी ग्राफ, क्या सिखाया था, एक बार टी इक्वल टू जीरो करो तो वी इक्वल टू यू, तो टी इक्वल टू जीरो पर वी इक्वल टू यू, यू अगर यू पॉजिटिव है तो, और है ना यू पॉजिटिव है तो, या फिर यहां से है ना v इक्वल टू जीरो अगर u जीरो है तो, या फिर यहां से सॉरी 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 ये हटाओ, ये क्यों लिख रहे हैं हम, है ना। और यहाँ आएगा u जीरो है तो, और अदरवाइज यहाँ से स्टार्ट होगा u लेस देन जीरो है तो 3 पॉइंट पॉसिबल है, कहाँ से स्टार्ट होगा, तो u के ऊपर डिपेंड करेगा 3 केस, तो यहाँ पे 3 केस पॉसिबल है, एक ये एक ये एक ये, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा केस है। तो आपने कहा चलो u कुछ भी हुआ मैं कोई मतलब नहीं है, यहाँ देखो अब v को जीरो पुट करो, v को जीरो पुट जैसे ही करोगे तो t क्या आएगा माइनस ए, t क्या आएगा माइनस ए, अरे यार समझ रहे हो ना, v को जीरो पुट करोगे तो t क्या आएगा माइनस यू बाई ए, माइनस यू बाई ए का क्या मतलब है, कहाँ आएगा माइनस यू बाई ए, नीचे आएगा, अब वो u पे डिपेंड करेगा माइनस यू बाई ए, पॉजिटिव होगा ठीक है ना, तो तुम खुद दिमाग लगाओ माइनस यू बाई ए कहाँ आएगा नीचे एक्चुअली में, ठीक है, तो इस तरीके से जाएगा कहीं, है ना, या तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, या इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, या इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, कैसे भी जाएगा ऐसा जाएगा, आगे समझ के नहीं आया, केस अपने हिसाब से देख लेना आप कौन सा केस है, क्लियर है ना। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, तो वो तो अपन जब इक्वेशन दी होगी तो उस हिसाब से स्टडी कर लेंगे। तो ये कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। इन दिस केस आप देख रहे हो तो ग्राफ सेम या तो ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा या फिर ऐसा जाएगा, नीचे की साइड जाएगा। तो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो ग्राफ इस तरीके से नीचे की साइड जाएगा, और पॉजिटिव होगा तो इस तरीके से ऊपर की साइड जाएगा। ये यहाँ से दिख रहा है, मैथ से बात कर रहे हैं अपन, है ना, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज, अभी हमने कौन से ग्राफ की बात की है, वीटी ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वीटी ग्राफ के बारे में एक और चर्चा ध्यान से रखना, वीटी ग्राफ आप जरा देखिए पहले वाले पेज पे, वीटी वीटी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स आ रहा है, यानी एरिया अंडर द कर्व, है ना, जैसे मान लो ये ऐसे है, ये ऐसे है, फिर ये ऐसे बन गया, तो जो A1 A2 A3, तो A1 ऊपर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को। थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है ना, डिस्प्लेसमेंट किसको बताएगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, है ना, विथ साइन, क्योंकि ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए A1 माइनस A2 प्लस A3, और डिस्टेंस अगर निकालनी है, डिस्टेंस भी क्या होगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ विदाउट साइन, तो आंसर क्या बनेगा डिस्टेंस का, A1 प्लस A2 प्लस A, इस तरीके से बनेगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, तो एक कहानी आपको, है ना, ये वाली भी याद रखनी है ना, बीटी ग्राफ की। तो बीटी ग्राफ की ये कहानी प्लीज आप याद रखना, ठीक है ना। तो ये बीटी ग्राफ की कहानी है ना। पहले मैं थ्योरी खत्म कर दूं, जिससे कि लाइट जाने से पहले हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाए। आगे बढ़ते हैं, भी के बाद आता है हमारा, है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकंड, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
इसमें भी दो केस होंगे, है ना, इसमें भी दो केस होंगे, ए इक्वल टू 0 का केस और ए नॉट इक्वल टू 0 का केस होगा, बिल्कुल होगा। तो ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपको पता ही लिखने की जरूरत नहीं है, तो एस कितना बचेगा, यूटी, एस कितना बचेगा, यूटी। और ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसमें दो केस होंगे, ए ग्रेटर देन 0 या ए लेस देन 0। तो यहाँ पे हो जाएगा एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा एस यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको पता है ये कैसा है, पैराबोलिक। ये दोनों कैसे ग्राफ हैं, पैराबोलिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप पैराबोलिक ग्राफ है, ठीक है ना। और ये कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू एम एक्स टाइप, y इक्वल टू एम एक्स टाइप, ठीक है ना। तो जिस स्लोप को बता रहा होगा u, तो इसमें क्या होगा, इसका ग्राफ तो बहुत आसान बन जाएगा, है ना। इसका ग्राफ आसान बन जाएगा, u 0 है तो एस भी 0 का, अच्छा एस टी ग्राफ है एक्चुअली में, एस टी या एक्स टी बोल सकते हो, कुछ ही बोल सकते हो, ठीक है। हाँ u 0 है, एस 0 हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट चलेगी नहीं। तो ये ग्राफ कब बना, ये बना भाई साहब आपका u इक्वल टू 0 के लिए, और u पॉजिटिव है तो ऐसे जाएगा। तो ये ग्राफ किसके लिए, u ग्रेटर देन 0 के लिए, और अगर u नेगेटिव है तो ऐसे जाएगा, ठीक है ना। ये बन गया u लेस देन 0। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा एस टी, क्लियर। तो एस टी ग्राफ जब अगर टी के पैरेलल आ रहा है, एस टी ग्राफ टी के पैरेलल, तो समझ जाना क्या है, रेस्ट है, इक्वल टू 0 पूरी तरीके से, ए है नहीं है। पैराबोलिक ग्राफ बनेगा तो कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म, है ना। तो पैराबोलिक ग्राफ जब भी बने, एस टी ग्राफ पैराबोलिक है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, और ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन, है ना, दिस इज ए यूनिफॉर्म मोशन। तो आप मोशन को भी ग्राफ से देख के बता सकते हो आराम से, और ये कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। अब पैराबोलिक ग्राफ बनाना आपको आता है कि नहीं आता है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इतनी सी बात बता देता हूं कि अगर स्क्वायर का कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस कर रहा हूँ, स्क्वायर का कॉफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है तो जो अपवर्ड बनता है, इसका जो कॉनकेव होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, क्योंकि आप जानते हो पैराबोला ऐसा होता है, दिस इज अ पैराबोला, क्वाड्रेटिक ग्राफ ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है। तो जो कॉनकेव अप कब, जब कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या हो, पॉजिटिव, क्योंकि टी स्क्वायर के अंदर ही आ रहा है वो कॉफिशिएंट, ठीक है ना। तो आपको याद होगा, मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ, अगर वहां से आपको नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ से देखने की कोशिश करना। देखो y इक्वल टू आपने पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पढ़ा था। इसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा, ऐसा या ऐसा, है ना, या फिर ऐसा, अगर मैं y और x की बात करूं, है ना। ये तीन पॉसिबिलिटी आपने 10th क्लास में पढ़ी होंगी। ये तो पता है डी ग्रेटर देन 0 कि इसका अगर हम आंसर निकालें तो रियल नंबर आए तो 2 बार कट करेगा, ये एक ही बार टच कर रहा है तो डी इक्वल टू 0, ये टच ना कट तो डी लेस देन 0 की बात चल रही है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, लेकिन इसके लिए ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
अगर यही कहानी किस में हो जाएगी, लेस देन जीरो, यानी नेगेटिव होगा ये, तो उल्टे हो जाएंगे सारे, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रखना। तो अब अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो तो ग्रेटर देन जीरो हम मान के चल रहे हैं कि ये ग्रेटर देन जीरो है। तो इन दिस केस हमने मान के भी चला ये ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि t इक्वल टू जीरो पर, मैं ग्राफ की बात करूंगा एस टी ग्राफ की, तो t इक्वल टू जीरो पर एस जीरो आ रहा है, देखो यहाँ जीरो रखो, यहाँ जीरो रखो। अब इसका मुंह कहाँ है, दो साइड जाएगा, मतलब ऊपरी साइड जाएगा, ये तो गारंटी है। अब इसमें केस देखो, अगर u जीरो हो गया तो जो हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, और u ग्रेटर देन जीरो हो गया, अगर u थोड़ा सा है और ग्रेटर देन जीरो है तो खुद दिमाग लगाओ, t इक्वल टू 1 रखोगे तो u का इम्पैक्ट जाएगा नहीं जाएगा, तो u इक्वल टू जीरो का बनाओ पहले, u इक्वल टू जीरो का तो s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट, इस तरीके से ग्राफ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ना। बिल्कुल भी नहीं उठेगा, यहीं से उठ जाएगा सीधा ऐसे, क्लियर। तो ये किसके ऊपर ग्राफ है, जब आपका u जीरो, ठीक है ना, और आपका अगर u क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाए, u क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो, यानी u क्या ना हो आपका पॉजिटिव हो, तो फिर ये ग्राफ कैसे जाएगा, ऊपर ही जाएगा, 100% ऊपर ही जाएगा। और इधर तो रहेगा नहीं क्योंकि t लेस देन जीरो नहीं है, क्योंकि t का कुछ भी वैल्यू रखोगे तो थोड़ा सा पैराबोलिक बनेगा, लेकिन इससे अलग जाएगा थोड़ा सा, है ना, इस तरीके से जाएगा, u ग्रेटर देन जीरो। आगे समझ के नहीं आया, इस तरीके से ग्राफ हमेशा जाने की कोशिश करेगा, क्लियर है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लाइट आई नहीं यार, बड़ा डर सा लग रहा है लाइट के ना होने से, क्लियर कट है माइंड में। तो पैराबोलिक अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पैराबोलिक और वो जो ग्राफ हमने पढ़े थे, दिलीप सर ने जब बेसिक मैथ पढ़ाया था, तो वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये आपको पता लग रहा होगा 100%। अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो यहाँ पर दिक्कत आने वाली है, ये भी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। अगर वो पैराबोलिक वगैरह अच्छे से सीख लोगे तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है 1% भी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, ठीक है ना। और क्या बन सकता है इसमें, बताइए डियर, और क्या बन सकता है ना, और क्या बन सकता है। देखो ध्यान से समझ पाना आप अच्छे से, देखो दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा देखें, नहीं समझ में आया दोबारा देखें, थोड़ा मैसेज आ गया था इसलिए। हाँ ध्यान से देखो, अगर आप इसमें देखो, मैं ग्राफ पैराबोलिक बना दूंगा, इसमें कंडीशन है u इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, आपको अगर u जीरो दिखाना है ना, u जीरो दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे u जीरो, थोड़ा सा क्या हुआ होगा, शुरू में चला नहीं होगा वो कुछ टाइम तक, ऐसा है क्या, भूलिए। तो उन दोनों में अंतर कैसे दिखाओगे, मेरा कहने का मतलब ये है ना। तो ये हमारा u इक्वल टू जीरो और जस्ट ऐसे उठ जाएगा, ये u ग्रेटर देन जीरो और ऐसे चला जाए, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, सॉरी, है ना, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे u लेस देन जीरो, क्लियर है ना। इस तरीके से जाना चाहिए u लेस देन जीरो के लिए, क्लियर, क्योंकि u कैसा है, लेस देन जीरो, तो शुरू में आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहां से आ रहा होगा, पीछे से आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ, क्लियर है। तो इस तरीके से काम इसको करेंगे हम लोग, और इसके जब क्वेश्चन लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ऐसे क्यों बना, क्लियर, u लेस देन जीरो वाला। अगर ऐसे कोई इक्वेशन लेंगे हम तो अपने आप समझ में आपको आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना आप कि तीनों कंडीशन अलग अलग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैसा बनेगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैथ को अच्छे से पढ़ें। अच्छा, जो नीट के बच्चे हैं अभी हाल फिलहाल के लिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रट लेना इसको, जैसे ग्रेटर देन जीरो तो बिल्कुल भी इसको क्या नहीं करेगा, इसके पैरेलल नहीं जाएगा टाइम वाले के, बिल्कुल वहीं से उठ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे u जीरो तो थोड़ा सा हमने क्या दिखाया, जीरो दिखाया है ना,
कि टाइम, कुछ टाइम के लिए वो ऑब्जेक्ट क्या था, रुका हुआ था, ठीक है, चला नहीं है, एस इक्वल टू जीरो, यू इक्वल टू जीरो का मतलब है कुछ टाइम के लिए वो ऑब्जेक्ट चला नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है ना, कुछ टाइम के लिए वो ऑब्जेक्ट चला नहीं है। ये देखो ना, यू इक्वल टू जीरो के केस में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन तो उस समय होगा नहीं, तो ये तो पार्ट चला ही गया, समझो ध्यान से, एक्सेलरेशन होगा नहीं, यू जीरो है तो ये पार्ट तो चला ही गया ना बेटा, तो यू जीरो तो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर आफ्टर सम टाइम क्या होगा, उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, तो तब फिर एक्सेलरेशन आएगा, इसलिए वो ऐसा सिखाया है। आ गया, तो थोड़ा सा ही पार्ट जो दिख रहा है इससे चल रहा है वो इसका हिस्सा है ना, ध्यान रखना। नहीं आ रहा समझ में तो कोई देख लो अच्छे से, ये मैंने थोड़ा सा क्या किया, इससे यहां से लेके यहां तक ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, ये यू जीरो को बता रहा है, यू जीरो बता रहा है, आगे समझ। अब यहां जीरो है नहीं तो सीधा उठ जाएगा, आ गया। यहां पे देखो, यहां पे बनाओ, अगर समझ में आ रहा है तो तुम्हारी, अगर मैं आपसे कहूं, देखो ये तो पता लग गया कि इसका फेस कहां रहेगा, नीचे, क्योंकि टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो यू जीरो वाला कैसे बनेगा, इस तरीके से, यू जीरो हो गया, है ना। यू लेस देन जीरो वाला कैसे बनेगा, सीधा नीचे आ जाएगा, यू लेस देन जीरो हो गया। और यू ग्रेटर देन जीरो वाला कैसे बनेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर ऊपर से इस तरीके से कट मार सकते। ये अलग मैटर कि कहाँ कट मारेगा, कैसे मारेगा, कि तीनों ही कंपेयर करेंगे कि तब बात होगी, हुआ तो एक ही केस ना, कोई ना कोई, तीनों में से कोई एक केस होगा एक टाइम पे, तीनों तो एक साथ नहीं हो सकते, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से आपका क्या बनेगा, एसटी ग्राफ यहाँ बनेगा बेटा, ठीक है ना। तो एसटी ग्राफ की भी मैंने हर कंडीशन को आपको यहाँ पर बता दिया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा अच्छे से बेटा, ठीक है ना। अब मेरे को जरा एक चीज सोच के बताएं सारे लोग, ये हो गया दोनों ग्राफ, कोई दिक्कत किसी को, तो एस टी बता दिया, यूटी बता दिया। अब हमें क्या लिखना है कि एस टी ग्राफ दे क्या रहा है, इधर आओ, एस टी ग्राफ, तो एक्स टी का यूज दो जगह किया जाता है, आपको याद होगा, v इक्वल टू डी एस वाई डी टी, है ना, v इक्वल टू डी एस वाई डी टी, और s इक्वल टू वी डी टी, ठीक है, इस तरीके से यूज होता है इसका। तो एस टी ग्राफ क्या दे रहा है ना, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे मान लो ये हमारा एस टी ग्राफ है इस तरीके से, तो आप क्या देख पा रहे हो, ये t1 टाइम पर स्लोप, तो ये v1 को बता रहा होगा, और ये t2 टाइम पर स्लोप v2 को बता रहा होगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि θ1 और ये θ2, क्या दिख रहा है साफ साफ, कि जो स्लोप है उसमें θ1 बड़ा है θ2 से, और आपको पता है कि tan θ1 भी बड़ा होगा tan θ2 से, क्यों, tan एंगल के साथ बढ़ता है, इसका मतलब v1 बड़ा होगा v2 से। तो ऐसे आंसर आप दे पाओगे, है ना। यानी ये जो ग्राफ है उसमें क्या हो रहा होगा, वेलोसिटी लगातार क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये जो पार्टिकल है वो क्या हो रहा होगा, डिसलेरेट हो रहा होगा। तो पार्टिकल विल बी डिसलेरेट, आगे समझ के नहीं आया, पार्टिकल विल बी डिसलेरेट। तो इस तरीके का एनालिसिस आप कर पाओगे, है ना। अगर इसी ग्राफ को मैं ऐसे बना देता तो पार्टिकल क्या हो रहा होगा, एक्सेलरेट हो रहा होगा, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। ये अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है ना। ये क्या, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ
क्या क्या बताएगा, है ना। एरिया अंडर वीटी ग्राफ दो चीजों को बताता है, डिस्प्लेसमेंट को भी बता सकता है और या फिर डिस्टेंस को भी बता सकता है विथआउट साइन और विथ साइन। ये भी बस रिपीट किया मैंने, जैसे कि एक जगह लिखा है। तो एस टी ग्राफ ये बता रहा है। सिमिलरली वीटी ग्राफ क्या बता रहा था, वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ को भी अपन किस तरीके से देख सकते हैं बेटा, दो तरीके से देख सकते हैं, है ना। ए इक्वल टू डी बी बाई डी टी, और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा है, और v इक्वल टू ए डी टी। तो ये तो आगे आएगा, ये तो अभी है नहीं, आगे आने वाला एटी ग्राफ में, ठीक है ना। तो यहां से क्या दिख रहा है, यहां से बता रहा है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन को बताएगा, ठीक है ना। किसको बताएगा, एक्सेलरेशन को। तो ये मैंने दोनों को कंपेयर करके आपको यहां बताया है। फॉर एग्जांपल यहां पे दिखाऊं मैं आपको, अगर मैंने वीटी ग्राफ इस तरीके से ले लिया, मान लो ऐसे ले लेते हैं, तो वीटी ग्राफ मैंने अगर मान लो इस तरीके से ले लिया, इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, ए1 ग्रेटर देन ए2। बट ये हमारे केस में ही नहीं है, हमें एक्सेलरेशन क्या पढ़ना होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज नहीं होगी, यहाँ पर हमारी काइनेमेटिक इक्वेशन यूज नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बदल रहा है। मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है बट वो बदल रहा है, ठीक है। अब कौन सा ग्राफ है, एटी ग्राफ, एटी ग्राफ। तो एरिया अंडर एटी ग्राफ दो चीजें देगा, वेलोसिटी या फिर स्पीड। वेलोसिटी देगा विथ साइन, ऑल एरियाज पुट विथ साइन, एड विथ साइन, सॉरी पुट नहीं, एड विथ साइन, विथ साइन, और ऑल एरिया एड विथआउट साइन। जैसे A1 A2 A3, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, A1 माइनस A2 प्लस A3, और स्पीड क्या हो जाएगी, A1 प्लस A2 प्लस A3। तो क्या आप जानते हैं रेंडर कर्व क्यों कह रहे हैं हम इसको, तो v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी आता है एटी ग्राफ में, ठीक है ना। ये आपको अच्छे समझ आ गया है, उम्मीद कर सकता हूं मैं कि समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। तो ये थी हमारे वीटी एटी ग्राफ की थ्योरी। अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूं तो आप आंसर दे पाओगे, अगर मैं एक्सटी ग्राफ ऐसा ले लूं तो बताओ कौन सा मोशन है, पहले तो बताओ एक्सटी ग्राफ ऐसा है तो इसका क्या सेंस है, एक्स बदल रहा है क्या टाइम के साथ, तो पोजीशन
डज नॉट चेंज with respect to time, so particle at rest तो रेस्ट को बता रहा है, तो मुझे VT ग्राफ बना सकता है कोई इसका? तो आपसे मैं कहूं कि VT ग्राफ बनाओ, तो दिमाग लगाओ, VT ग्राफ कैसे आएगा? एक्स का डिफरेंशिएशन करके, और जब कांस्टेंट लाइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। यानी V0 आना चाहिए। ये तो पिक्चर में होगा ही नहीं, तो कोई क्या AT ग्राफ बनाओ तो AT भी 0 ही बनेगा। आगे समझ के नहीं आए? क्योंकि 0 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 0। तो इन दिस केस AT ग्राफ अगर बनाया जाएगा तो क्या बनेगा? क्या बिल्कुल बनेगा। और क्या बनेगा? AT ग्राफ भी 0 ही रहेगा। मेरा AT ग्राफ तो A भी 0 ही रहेगा। आगे समझ के नहीं आया? तो एक केस तो ऐसा हो सकता है ना। दूसरा केस, केस सेकंड, मान लो ST ग्राफ आपने ऐसा ले लिया, ऐसा स्ट्रेट लाइन। ST ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन ले लिया तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन होगा तो किस टाइप का होगा, कुछ है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन आपने कुछ भी ले ली, थोड़ी देर के लिए मैं ले लेता हूँ x इक्वल टू, मान लो आपने ले लिया 2t, है ना, -3 मीटर, ये ले लिया लेट, क्योंकि -3 ये बता रहा होगा, ठीक है ना। -3 क्यों होगा? t इक्वल टू 0 पर x प्लस 3 होगा ना, ये +3 होगा, 2t + 3, तो t इक्वल टू 0 रखेंगे तो x कितना आएगा? अरे -3 होगा, है ना। t इक्वल टू 0 रखेंगे तो x -3 आएगा, और x इक्वल टू 0 रखेंगे तो t 3/2 आएगा। तो ये 3/2 वाली लाइन है, समझाने के लिए लिया मैंने, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और मैं कहूं आपसे अब बनाओ आप कौन सा ग्राफ? VT ग्राफ। तो VT ग्राफ जब बनाओगे तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना इसका, तो v इक्वल टू dx/dt, तो v इक्वल टू क्या आएगा? d/dt 2t - 3, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और t का 1 और 3 का 0, तो 2 आएगा। तो v कितना आ गया? 2 ओनली, तो v 2 आ गया, तो कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा। आगे समझ के नहीं आया? अब मैं कहूँ xt बनाओ, वो AT बनाओ, AT, तो AT के लिए आप क्या करोगे? v इक्वल टू, सॉरी, a इक्वल टू d/dt, और a इक्वल टू जैसे d/dt करने बैठोगे तो आप जानती हो कि v क्या है? 2, और 2 का 0, तो एक्सेलरेशन इन दिस केस क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इन दिस केस 0 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब वैल्यू दी होगी तब आप किस तरीके से काम करोगे। ये चीज, तो कौन सा मोशन है ये? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कैसे, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एट रेस्ट को। आगे समझ। केस थर्ड क्या हो सकता है? पैराबोलिक हो सकता है। केस थर्ड क्या हो सकता है बेटा? पैराबोलिक। तो केस थर्ड की बात कर लेते हैं। केस थर्ड, मान लो एक्स टी ग्राफ आपको ऐसा दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया एक्स टी ग्राफ, जैसे एक्स इक्वल टू मान लो दे दिया आपको, है ना, 2t² माइनस
2t² माइनस 3t प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2 इस टाइप से कुछ दे दिया है ना, क्वाड्रिकेशन टाइप। तो आपको पता है कि VT क्या बनेगा, VT क्या बनेगा, लीनियर। VT कैसा बनेगा, लीनियर। जैसे मैं करूं यहां पे v इक्वल टू dx/dt, तो dy dt 2t² माइनस 3t, अच्छा x और s बोल रहा हूं तो टेंशन में लेना, एक ही बात है। यहाँ का 40, यहाँ आ गया -3, तो v आ गया 40 माइनस 3, तो v 40 माइनस 3 आ गया। इसका मतलब t इक्वल टू 0 रखूंगा तो v -3 है ना, t इक्वल टू 0 रखूंगा तो v -3, यहाँ से स्टार्ट होगा -3 नेगेटिव, और v 0 रखूंगा तो t 3/4, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है ना। अब मैं कहूँ आपसे AT बनाओ, AT बनाओ, तो AT के लिए आप क्या करोगे बेटा, एक और इसको डिफरेंशिएट करोगे AT के लिए, तो A इक्वल टू dv/dt, तो एक पावर कम हो रही है, आप बार बार देख रहे हो, 3 4 बचेगा, तो एक्सेलरेशन कितना आया, +4। तो ये जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपके जीवन में वैसे वैसे ये काम होते जाएंगे, लेकिन ये कौन से मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि एक्सेलरेशन कुछ है, एक्सेलरेशन कुछ है इसलिए नॉन यूनिफॉर्म। तो इस समय एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अगर ये क्यूबिक होती तो ये क्वाड्रेटिक आती, और जो टाइम के साथ आती तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता, कांस्टेंट नहीं होता। तो यहां पर क्या एप्लीकेबल होगा, है ना, काइनेमेटिक, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक इक्वेशंस एप्लीकेबल। तो इस टाइप के क्वेश्चन में काइनेमेटिक्स इक्वेशन एप्लीकेबल रहेंगी। आगे समझ के नहीं आया। सिमिलरली केस 4 क्या हो सकता था, एक्स आपको क्यूबिक दे देता, 3t³ माइनस 4t² प्लस 5t प्लस 2 मीटर, क्यूबिक देता। तो बताओ v क्या आता, क्वाड्रेटिक आता, कैसे आता, v इक्वल टू dx/dt, v इक्वल टू dx/dt, तो कितना आता, 3 9t², 2t तो 8t प्लस 5, और a कितना आता, a dy/dt 18t माइनस 8, तो v कितना आया है, 9t² माइनस 8t प्लस 5, और a कितना आया है, 18t माइनस 8। तो a कैसा है ना, वेरिएबल, तो a क्या है, वेरिएबल, तो a वेरिएबल आ रहा है यहाँ। तो है मोशन कैसा, मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है, बट एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, therefore काइनेमेटिक इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहां पे फिर कौन से लगेंगे, वो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन वाला। तो जो चीज मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की थी किसके जरिए, फिजिकली फील करा के, वैसे ही मैंने आपको ग्राफिकली ये यहां पर बताने की कोशिश की कि ग्राफ भी उसी चीज बात को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे इस काम को हम लगाएंगे, है ना, जो सीखा उसको लगाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तब और क्लियरिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो अभी बेटा थोड़ा सा इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है, तो इस क्लास को यहीं पे मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, और अगली क्लास में मैं इसके न्यूमेरिकल्स और आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको 2D मोशन, ठीक है। तो 2D मोशन के लिए आप रेडी रहें। अच्छा, 2D मोशन से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको रिलेटिव मोशन जरूर पढ़ा दूँ, जिससे कि 2D मोशन थोड़ा सा और अच्छे से समझ आए आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा।